कहानी की शुरुआत एक प्लेन को दिखाते हुए होती है जो कुछ कैदियों को लेकर एक खूबसूरत आइलैंड पर उतरता है, जहां उन कैदियों को स्पाइडरहेड नाम की एक अनोखी जेल में रखा जाता है, जो कि एक अलग तरह की जेल थी क्योंकि वहां उन कैदियों को सारी सुख सुविधाएं दी जाती थीं। वहां पर उन कैदियों को उनके पर्सनल रूम में रहने और उनके मनपसंद काम करने की आज़ादी थी, साथ ही उन्हें आस-पास घूमने की भी पूरी छूट दी जाती है। लेकिन इन सब सुख सुविधाओं के बदले उनकी बॉडी पर इंसानों के इमोशंस को कंट्रोल करने वाले केमिकल्स के एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे, जिसके लिए हर कैदी की पीठ पर उन केमिकल्स के छोटे छोटे बॉक्स हमेशा ही लगे होते थे, जिन्हें मोबी पैक कहा जाता था। हर बार उन कैदियों को कोई भी नया डोज देने से पहले उनकी परमिशन ली जाती थी और उनके एक्नॉलेज कहने पर ही एक्सपेरिमेंट शुरू किया जाता था। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जीनियस साइंटिस्ट स्टीव अबनेस्टी और उसके असिस्टेंट मार्क की देखरेख में होते थे, और आज वो लोग रे नाम के एक कैदी पर G46 ड्रग्स का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इस ड्रग्स की वजह से स्टीव के बकवास जोक्स पर भी रे पागलों की तरह हंसने लगता है। अगले दिन सुबह जेफ नाम के कैदी को आंखों पर पट्टी बांधकर बिल्डिंग से बाहर एक खास टेस्ट के लिए ले जाया जाता है। उसे N40 ड्रग का डोज देने के बाद उसकी आंखों से पट्टी हटा ली जाती है। पट्टी हटने पर जेफ को सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत दिखाई देने लगती हैं, पर वो उस खूबसूरती को ठीक से बयान नहीं कर पाता, इसलिए उसे B15 नाम का दूसरा डोज दिया जाता है, जिसके असर से वो बहुत ही खूबसूरत शायराना अंदाज में उस खूबसूरत नज़ारे के बारे में बताने लगता है। लेकिन जैसे ही टेस्ट खत्म होता है और सब वापस आने लगते हैं, तो जेफ देखता है कि वो एक बहुत ही गंदे और बेकार सी जगह में खड़ा था। अपने ठिकाने पर लौटकर जेफ किचन में काम कर रही अपनी साथी कैदी लिजी के पास जाकर काम में उसकी हेल्प करने लगता है। असल में जेफ को लिजी बहुत पसंद थी और वो दोनों स्नैक्स बनाने के इंचार्ज थे। जेफ को ये काम इसलिए पसंद था क्योंकि उसे लिजी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने और उससे बातें करने का मौका मिल जाया करता था। वो लोग खाना बनाते हुए अपने साथ होने वाले टेस्ट के बारे में भी बातें किया करते थे। शाम को जेफ अपने रूम में बैठकर डिटेल में बीती हुई घटनाओं को याद करके अनोखे तरह के ड्राइंग्स बनाना पसंद करता था। लेकिन उसके लिए ऐसा करना आसान नहीं होता था, क्योंकि कई बार सोचते हुए उसका दिमाग पास्ट में चला जाया करता और उसे वो सारी चीज़ें याद आ जाती जिसकी वजह से वो इस जेल में पहुंचा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पास्ट में उस खूबसूरत रात को वो अपने बेस्ट फ्रेंड एडम और अपनी गर्लफ्रेंड एमा के साथ एक पार्टी एंजॉय कर रहा था। पार्टी में जेफ ने बहुत ज़्यादा पी ली थी और घर वापस लौटते वक्त नशे में उसने गलती से अपनी कार को एक पेड़ में ठोक दिया था, जिसकी वजह से उसके बेस्ट फ्रेंड एडम की मौत हो गई। फिर सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि नए टेस्ट के लिए जेफ को एक दूसरी कैदी हेदर के साथ लाया जाता है। एक्सपेरिमेंट से पहले स्टीव अच्छी तरह से पता कर लेता है कि वो दोनों पहले कभी नहीं मिले थे। फिर वो उन दोनों से पूछता है कि क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्टिव लगते हैं, तो उनका जवाब ना के बराबर होता है। फिर मार्क उन्हें N40 का डोज देता है और तुरंत ही जेफ और हेदर एक दूसरे को बहुत ही अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। दोनों खुद पर काबू नहीं रख पाते और कैमरास और साइंटिस्ट्स की मौजूदगी में ही इंटीमेसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। ये देखकर स्टीव और मार्क खुश हो जाते हैं, पर वो अभी अपनी डायरी में गोल्डन स्टार नहीं लगाता क्योंकि वो पहले N40 का बचा हुआ असर देखना चाहता था। इस बीच जेफ खाना सर्व करते वक्त जब हेदर के लिए भी खाना लेकर आता है, तो वो दोनों अजनबी जैसा बिहेव करते हैं और एक दूसरे से बात तक नहीं करते। ये देखकर स्टीव को थोड़ी निराशा होती है और वो दोबारा से एक्सपेरिमेंट को करने का फैसला करता है, लेकिन इस बार वो एक बूढ़ी औरत को चुनता है, जिसे देखकर जेफ इनकार कर देता है, पर उसे डबल डोज दिया जाता है और वो इस बार भी प्यार की सीमा पार कर जाता है। बाद में जब मार्क उसके मोबी पैक को रीफिल करने आता है तो उसे बताता है कि ये बॉक्स बहुत ही नाजुक है और हल्के झटके से भी टूट सकता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, इसलिए लड़कियों के साथ इंटीमेसी करते वक्त उसे केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जेफ मौके का फ़ायदा उठाकर मार्क से कहता है कि वो उसकी ड्यूटी बदल दे क्योंकि वो स्नैक्स की ड्यूटी से बोर हो गया है और कुछ चेंज चाहता है, पर वो मार्क से असली रीज़न नहीं बताता है। अगले दिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसे स्टीव और मार्क के साथ साइंटिस्ट के डेस्क पर काम करने की ड्यूटी मिली है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए दो अलग अलग रूम तैयार किए जाते हैं। एक में डेव को रखा जाता है जो ढेर सारा खाना खा रहा होता है। दूसरे रूम में हेदर और सैरा बैठी होती है,
टेस्ट बहुत सिंपल था और स्टीव जेफ को उन दोनों में से किसी एक को डार्कन फ्लॉक्स का डोज देने को कहता है, जो कि स्टीव के मुताबिक एक उत्तेजित करने वाली दवाई थी, लेकिन इसका कोई परमानेंट नुकसान नहीं था। ये सुनकर जेफ थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है और दोनों में से किसी को भी चुनने से इनकार कर देता है, पर वो ये भी क्लियर कर देता है कि अगर उसे चुनना ही पड़ा तो वो रैंडमली दोनों में से किसी को भी चुन लेगा, क्योंकि उसके दिल में उन दोनों में से किसी के लिए भी कोई फीलिंग नहीं थी और वो सिर्फ इसीलिए इनकार कर रहा था क्योंकि उसे पहले वो दवाई दी गई थी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ये सुनकर स्टीव इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि जेफ को उन दोनों औरतों के साथ फिजिकल होने के लिए अलग अलग डोज दिए गए थे, लेकिन उनके फाइनल रिजल्ट्स सेम थे। अगले सीन में जेफ को रोगन नाम के एक हट्टे कट्टे कैदी के साथ रूम में भेजा जाता है, पर जेफ को मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो डोज लेने से इनकार कर देता है। फिर उसे बिना डोज दिए रूम से जाने दिया जाता है, लेकिन जेफ को तसल्ली नहीं होती और वो साइंटिस्ट के रूम में जाकर पता लगाता है तो उसे मालूम चलता है कि हेदर को रोगन या जेफ में से किसी एक को डार्कन फ्लॉक्स का डोज देने के लिए कहा गया था, पर वो भी उनमें से किसी को नहीं चुनती। जेफ कहता है कि वो एक्सपेरिमेंट्स अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, तो स्टीव उसे याद दिलाता है कि वो एक कैदी है और अगर उसने उन एक्सपेरिमेंट्स में हिस्सा लेने से मना किया तो उसे वापस उन ट्रेडिशनल जेल में भेज दिया जाएगा, जहां उसे जालिम जेलर्स के टॉर्चर सहने होंगे। जेफ यहाँ मिल रही फैसिलिटीज़ को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उससे माफ़ी मांगकर रोगन के साथ अगले टेस्ट के लिए रेडी हो जाता है। स्टीव ने पहले से ही जेफ को कुछ केमिकल्स के डोज देकर अपने कंट्रोल में कर रखा था, इसलिए जेफ के पास कोई चारा नहीं होता और वो हेदर को N40 का डोज दे देता है, जिसके असर से उसे बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। और मार्क जेफ को B15 का डोज देता है, जिससे वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हेदर के अंदर के दर्द और डर को बयान करने लगता है। वो ये भी बताता है कि वो हेदर से प्यार नहीं करता है। उधर हेदर घबराहट और डर के कारण इतना पैनिक हो जाती है कि उसी उठा-पटक में उसके पीठ में लगा हुआ मोबी पैक टूट जाता है, जिससे डार्कन फ्लॉक्स का डोज उसके पूरे शरीर में फैल जाता है और वो पागलों जैसी हरकतें करने लगती है। वो एक फूलदान को तोड़कर उसके एक टुकड़े से अपनी जान ले लेती है। मार्क और स्टीव उसे बचाने के लिए दौड़कर उस रूम में जाते हैं, पर स्टीव की चाबियों का गुच्छा रास्ते में गिर जाता है। अंदर जाकर मार्क और स्टीव हेदर यूएस पूरी घटना पर बहस करने लगते हैं। इस बीच जेफ स्टीव की गिरी हुई चाबी का गुच्छा उठा लेता है और उसकी चीज़ों को खोलकर चेक करने लगता है। स्टीव का नोटबुक उसके हाथ लगता है, जिससे उसे बहुत सी नई जानकारियां मिलती हैं। वो देखता है कि एक कागज़ के टुकड़े पर OBDX नाम का एक केमिकल फॉर्मूला एबनेस्टी फार्मास्यूटिकल्स के लोगों के साथ बना हुआ है। इसका मतलब साफ था कि वहाँ कोई कमिटी नहीं थी, बल्कि स्टीव खुद उस कंपनी का ऑपरेटर और मालिक था। दूसरी चीज़ वो नोटिस करता है कि एक बिंगो कार्ड पर 6 और 40 को छोड़कर बाकी सारे नंबर्स पर गोल्ड स्टार लगे हुए थे। बाद में मार्क स्टीव से इस घटना की रिपोर्ट करने के लिए कहता है, पर स्टीव इससे इनकार कर देता है। स्टीव उससे कहता है कि इस घटना की रिपोर्ट करने से उन्हें अपना एक्सपेरिमेंट बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ही अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी थी और अब वो ऐसा नहीं कर सकते थे। इसके बाद स्टीव जेफ से मिलने जाता है, जो हेदर की मौत से बहुत उदास था। वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी किसी भी बात से जेफ संतुष्ट नहीं होता है।